21 किलोमीटर के नंगे पांव पैदल रेगिस्तान के गर्म रेत में गोवर्धन परिक्रमा से लेकर वृंदावन और मथुरा के विशालकाय मंदिरों को विजिट करने से लेकर 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से एक वंडर ताजमहल को क्या हम 48 आवर्स में कंप्लीट कर पाएंगे? और अगर हाँ तो हमें किन किन परेशानियों का या नई नई चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं। तो हमारे आवर 1 की शुरुआत होती है सनराइज के साथ और एक बड़े गलत डिसीजन के साथ। और वो गलत डिसीजन था ताजमहल को संडे को विजिट करना, क्योंकि संडे को वहाँ काफ़ी भीड़ होती है और हमारे कई घंटे ऐसे ही ख़राब हो गए। और लगभग 2 घंटों के वेट के बाद हमें अंदर की एंट्री मिल गई और वहाँ भी काफ़ी भीड़ थी। और अंदर जाते ही हमें सबसे पहले देखने को मिलता है ताजमहल बिल्डिंग का लेआउट। और इसके बाद जाते हैं हम इसके अंदर, और अंदर जाते ही मैं पहले से भी ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया, क्योंकि बाहर तो भीड़ थी ही लेकिन अंदर उससे भी ज़्यादा भीड़ मिली। और हमने यहाँ तकरीबन 2 आवर्स स्पेंड किए और काफ़ी नई नई चीज़ों को देखा, ऑब्ज़र्व किया और कई इंटरेस्टिंग बातों के बारे में पता चला। जैसे जब इसको बनाया गया था इसकी कॉस्ट तकरीबन 32 मिलियन रुपीज़ थी, और इसको अगर आज की वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये लगभग 1 बिलियन रुपीज़ बनते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इसके अलावा जब इसका जो मटेरियल यूज़ किया गया इसमें, इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए लगभग 1000 एलिफेंट्स की मदद ली गई थी, जो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। और आपको ये जो हुक दिखाई दे रहे हैं इनका यूज़ यहाँ वर्करों द्वारा जब इसको क्लीन किया जाता है तो तब किया जाता है। और जब हम इसकी बैक साइड में जाते हैं तो हमें देखने को मिलती है यमुना नदी और उसका पानी, जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज की वजह से बिल्कुल ब्लैक हो चुका था। और ज़्यादा गर्मी होने के कारण और आसपास ज़्यादा पीने का पानी न होने के कारण जो यहाँ के लोकल जानवर और बर्ड्स थे वो इसी पानी को पी रहे थे। और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस पानी को पीने के बाद उनके साथ क्या होता होगा। और अब बारी थी इस प्लेस से विदा लेने की। कुछ देर ड्राइव करने के बाद हम पहुँच जाते हैं गोकुल 84 खंबा मंदिर को देखने के लिए, जहाँ हमें दिखाई देते हैं बहुत ही पुराने टाइम के ये खंबे, जिन पर डिफरेंट मीनिंग वाली डिफरेंट आकृतियाँ बनी हुई थी। और साथ ही हमें ये पत्थर की टाइलें दिखाई देती हैं जिन पर अलग अलग लोगों के नाम लिखे हुए थे। और इसके कुछ देर बाद हम पहुंच जाते हैं रमन रेती आश्रम, जहाँ हमें हिरन पार्क दिखाई देता है और हम कुछ टाइम इन हिरनों को देखते हुए बिताते हैं। इसके बाद हम मंदिर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ हमें ये 2 डिफरेंट टाइप के मंदिर देखने को मिलते हैं। और ये 2 हाथी दिखाई देते हैं जो कि बिल्कुल पत्थर के बने हुए थे। और ये है मंदिर का हॉल, जहाँ पर पब्लिक कीर्तन कर रही थी। उसके बाद हम जाते हैं मंदिर की बैक साइड में, और मुझे वहाँ एक अनयूजुअल चीज़ दिखाई दी, लोगों का रेत में ऐसे खेलना। इसके बाद हम मंदिर की दूसरी तरफ जाते हैं, जहाँ हमें बांस की ये छोटी छोटी पंडितों के लिए बनी कुटिया दिखाई देती हैं। इसके अलावा हमें वहाँ पर एक ये बहुत ही बड़े फ्रेम वाली श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति भी दिखाई देती है। और अब हम पहुँच चुके हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा, और यहाँ फ़ोटोग्राफी अलाउड ना होने की वजह से हम कोई फ़ोटोग्राफी नहीं कर पाए। और यहाँ हमने तकरीबन 3 घंटे का समय बिताया, और उसके बाद हम सीधे चले आए वृंदावन प्रेम मंदिर में।
डे 2 की शुरुआत होती है गोवर्धन पर्वत पहुंचने से और इसकी 21 किलोमीटर की परिक्रमा करने से। काफ़ी देर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं राजस्थान की सीमा पर और कुछ देर राजस्थान के अंदर जाने पर हमें दिखाई देती है काफ़ी पब्लिक जो वहाँ पर होली मना रही थी। तो लगभग 2 से 2.5 घंटे लगातार पैदल चलने के बाद हमारी आधे से ज़्यादा परिक्रमा हो चुकी थी और अब जो आधी परिक्रमा बची थी उसको कंप्लीट करने में हमें लगभग 4 घंटों का समय लग गया, क्योंकि उस टाइम तक हमारे पाँव में छाले भी पड़ गए थे और जो पैर था ना वो बिल्कुल अकड़ गया था, चला नहीं जा रहा था और हमने जैसे तैसे करके उसको कम्प्लीट किया, जिसे अनफॉर्चुनेटली मैं फोन की बैटरी डेड होने की वजह से शूट नहीं कर पाया। और अब बारी थी घर वापस जाने की और इस तरह अगर पहुँचते ही हमारे 48 आवर्स कंप्लीट होते हैं, जो कि बहुत ही रोमांचक और एक अलग सी एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के साथ ख़त्म होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।